सर अनएडिटेड ही कन्वीनियंट है। अच्छा ठीक है, देखो सबसे पहले दो स्ट्रिंग्स बना लो। एक स्ट्रिंग ये हो गई, यार एक स्ट्रिंग ये हो गई और दूसरी स्ट्रिंग हो गई ये। ठीक, इसके पहले तुम्हें ये मालूम है ये सब कि स्पीड ऑफ वेव इज डिपेंडेंट ऑन रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या था बच्चों? म्यू था मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमको पता है कि हेवियर स्ट्रिंग में स्पीड अगर μ1 इज लेस देन μ2 है, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, एक का μ1 है दूसरे का μ2 है, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2 होगा। जिस स्ट्रिंग का की वेलोसिटी, जिस स्ट्रिंग का मास कम होता है या लीनियर मास डेंसिटी कम होती है, उसमें वेव की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये हमको पता है अभी। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास ये एंड पी है, एक पी क्यू स्ट्रिंग है और दूसरी क्यू आर स्ट्रिंग है। दोनों को हमने ज्वाइन कर रखा है क्यू पे। ठीक है, और स्पीड ऑफ वेव इन पी क्यू, स्पीड ऑफ वेव क्या हुआ, स्पीड ऑफ वेव इन पी क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वेव इन क्यू आर। तो अब इन दोनों का इंटरफेस जो है वो कहां पर है? इन दोनों का इंटरफेस है क्यू पे। ठीक है, तो जब भी कोई पल्स, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी कोई पल्स पी क्यू पे जनरेट होता है एंड इट मूव टुवर्ड्स क्यू, राइट, ये अपने साथ क्या ला रहा है बच्चों? एनर्जी ला रहा है। ये क्या ला रहा है? ये एनर्जी ला रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहां पर जब ये आता है क्यू पर पहुंचेगा तो हर इंटरफेस पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हर एक इंटरफेस पर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरफेस मतलब जहां पर दोनों मीडियम अलग अलग हैं। ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं जहां पर, ऐसे मान के चलो इसको, जहां पर दोनों मीडियम कनेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जहां पर ये दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, सॉरी, तो कहां पर हो रहे हैं बेटा? क्यू पर। तो ये पल्स जब आगे की ओर बढ़ेगी तो इस कंडीशन के लिए, किस कंडीशन के लिए? वी क्यू आर इज लेस देन वी पी क्यू, राइट। तो हाई स्पीड मीडियम से लो स्पीड मीडियम के इंटरफेस पे जब इंसिडेंट होगा तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा और जो ट्रांसमिटेड पल्स होगा वो सीधे का सीधा चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर भी पावर, यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड तीनों का अलग अलग है। ये इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड है, ये रिफ्लेक्टेड पल्स का एम्पलीट्यूड है और ये ट्रांसमिटेड पल्स का एम्पलीट्यूड है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि भाई दिस इज ए आई, this is amplitude of incident pulse, this is amplitude of reflected pulse and this is amplitude of transmitted pulse। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, थोड़ी सी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, पर जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होता है। ये कैसे देखा हम लोगों ने? ये हमने क्वालिटेटिवली देखा। कैसे देखा हमने? क्वालिटेटिवली देखा। क्वालिटेटिवली देखने का मतलब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है भाई, एनी डाउट्स इन दिस? Sir, can you explain again about reflection? रिफ्लेक्शन का पल्स जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, तो 180 डिग्री का फेस चेंज है इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में। ठीक है, और ट्रांसमिटेड और इंसिडेंट में कोई फेस चेंज नहीं है। क्लियर? हाँ भाई, हाँ ना बोलो Yes, sir. भाई। Yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पर ये है तुम्हारा, अब मैंने स्ट्रिंग चेंज कर दिया।
ये सब ऑब्जर्वेशन से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये अभी हमने कोई नया चीज नहीं निकाला है। अब देखो यहाँ पर ये है तुम्हारे पास, अब ये लो वेलोसिटी मीडियम का है। दिस इज आर, दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। We are aware that VQR is less than VPQ, ठीक है। तो जब पल्स यहां पर आएगा तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा, देखो ध्यान से, ये पल्स इधर ट्रैवल कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा वो ऐसा दिखाई देगा, और जो ट्रांसमिटेड पल्स होगा वो भी ऐसा ही दिखाई देगा। मतलब देयर इज नो फेज चेंज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड पल्स एंड इंसिडेंट पल्स एंड इंसिडेंट पल्स एंड ट्रांसमिटेड पल्स। यहाँ पर किसी के भी बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इफ आई वांट टू राइट, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, नहीं इतना ही पड़ेगा। When the wave is incident from a high speed medium to the interface of a low speed medium, then there is a phase difference of 180 degrees between incident pulse and reflected pulse, and there is no phase difference between incident pulse and transmitted pulse। ठीक है। अब इसका दूसरा भाई क्या है, देखो। When the wave is incident from a low speed medium to the interface of a high speed medium, then there is no phase difference between incident pulse and reflected pulse, and there is no phase difference between incident pulse and transmitted pulse। इसको 2 बार पढ़ लो सब लोग, अगर कोई भी डाउट लगता है तो पूछो, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। हाँ भाई, कोई डाउट है? No, sir. हम्म, Sir, your voice is sounding a bit different. It is. क्या डिफरेंट? Sir, थोड़ा हस्की लग रहा है, मतलब माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा मे बी। It is. अभी Still it is the same. क्या करूं, ये तो वैसे ही लगा है जैसे रोज लगता है। रुको जरा माइक बदल के देखा जाए, रुको, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. अभी ठीक है आवाज? Yes, sir. चलो Yes, तो sir. ठीक है, फिर इसी को लगाते हैं। ये पढ़ के हो गया तुम्हारा सबका? Yes, sir. Sir, please Okay. wait. चलो हो गया हो तो बता दो भाई मुझे। इसको लिखने में वैसे क्या देर लगेगी, चलो ये करना है, रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा मैं तुम्हें। अब देखो, अब अलग अलग टाइप की चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं
string fixed at reflection from the fixed end. हाँ ऐसे याद रखो इसको. It is reflection of wave from a fixed end of the string. ठीक है. इसकी बात हम करते हैं अब. तो देखो बच्चों क्या होता है. ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस था, ठीक है ना. क्वालिटेटिव में मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा, क्वालिटेटिव में ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होता है ना. तो यहां पर क्या हुआ देखो. ये फिक्स्ड एंड है, मतलब दिस एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड टू द वॉल. ठीक. और ये स्ट्रिंग पे हमने एक पल्स क्रिएट किया ऐसा, और इसको इंसिडेंट करवा दिया इस तरफ. तो जब ये पल्स रिफ्लेक्ट होगा ना यहां से, तो कैसा दिखाई देगा देखो. We are assuming there is no loss of energy taking place, so the reflected pulse will look like this. So the reflected pulse looks like this. ठीक है. तो ये हो गया इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड पल्स का एम्पलीट्यूड. ए आई इज इक्वल टू ए आर हम मान रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. और तुम देख रहे हो कि ये इन्वर्टेड हुआ. क्यों इन्वर्टेड हुआ उसका रीजन है. देखो ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है ये बहुत मासिव है. इट्स अ मासिव वॉल, राइट. तो म्यू जो है यहाँ पर, जो म्यू ऑफ वॉल है वो म्यू ऑफ स्ट्रिंग से बहुत ज्यादा है. तो इसलिए this is a velocity of wave in string is large as compared to velocity in wall. तो वॉल में ये पल्स प्रोपोगेट नहीं कर पाया, पर वापस स्ट्रिंग में पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया. क्योंकि जब प्रोपोगेट नहीं कर पाया तो वी आर अज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, राइट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि रिफ्लेक्टेड पल्स जो है वो 180 डिग्री के एंगल से शिफ्ट होगा, ये यहां पर हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई. डाउट किसी को है कुछ? नहीं है. चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें अपन. तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव reflection of a pulse or wave from the free end of the string. Free end of the string. ये ना मैं तुमको समझाने के लिए मैंने एक ये रॉड बनाया है यहाँ पर, और इस रॉड में मैंने लगा दिया है एक रिंग, so that it can move freely on this rod. और ये पल्स मैंने एक जनरेट किया यहाँ पर. ये छोटा पल्स कर लो थोड़ा सा इसको. ये एक पल्स जनरेट किया मैंने यहाँ पर, और this distance is, this is AI, इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड है ये. क्या होता है देखिए, यहां पे जब ये पल्स आएगा, फ्री एंड पे जाके ये स्ट्रिंग जो है ऐसे चली जाएगी, ये पल्स ऐसे दिखाई देगा तुम्हें, और फिर ये वापस आ जाएगी रिंग अपनी पोजीशन पे, और ये पल्स ऐसा दिखाई देगा तुम्हें. ठीक है. तो ये जो लेंथ है ये कितना है, दिस इज 2AI.
इसका एम्पलीट्यूड जो अभी आधा बना हुआ पल्स है उसका एम्पलीट्यूड हो गया 2ai, और जो रिफ्लेक्टेड पल्स हुआ इसका एम्पलीट्यूड हो गया ai। समझ आया बच्चों की नहीं आया? तो ये इस तरीके से, तो हमको यहाँ पे क्या इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन्फ्रेंस का मतलब क्या हम लर्निंग है हमारी यहाँ से, क्या हम ऑब्जर्वेशन है हमारा। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फ्री एंड होता है, जो फ्री एंड होता है वो एम्पलीट्यूड से ट्वाइस तक शूट कर सकता है। तो जो इनिशियल एम्पलीट्यूड होता है उससे, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट पल्स से। तो यहां पर ये इसीलिए 2ai दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जाता है, ठीक है। दोनों साइड का जब ऑसिलेशन होता है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड जाएगा ये। तो दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। ठीक है भाई। एनी डाउट्स इन दिस, इसमें और इसमें? बोलो भाई हाँ या ना। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे चलूंगा मैं। सर मतलब एक पूरी वेव होगी तो नीचे भी ऑसिलेट करेगा क्या? हाँ 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 बिल्कुल करेगा। अगर हार्मोनिक वेव होगी, ऐसा आया अगर, तो ये ऐसा भी जाएगा और ऐसा भी आएगा ये। ठीक है। ये पल्स है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये नहीं है, बताओ जल्दी से। क्लियर। अब इसका मैथ्स सीखेंगे, ठीक है। देखो, ये दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। अब आ जाओ देखो। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, टाइप करो। कुछ नहीं समझ आया मुझे, टूंग टांग होता रहा। बताओ वो तुम लिखो वहां और टाइप करो बेटा। Sir, he want to see the previous slide. अच्छा, ही वांट्स टू सी द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है भाई, ये लो ये लो। चलें आगे। ओके, चलो। अब देखो बच्चों, बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। तो स्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन होती है सबसे पहली, द वेव्स, परफेक्ट स्टैंडिंग वेव्स का कंडीशन क्या होता है? द वेव शुड ट्रैवल इन, द वेव्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, या ये कहना चाहिए द सुपरपोजिंग वेव्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, पहला। सेकेंड इज, द फ्रीक्वेंसी and the amplitude,
देखो वैसे अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो भी बनता है, पर परफेक्ट स्टैंडिंग वेव के लिए एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए. एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग वेव्स शुड बी सेम. ठीक है. अब ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी बढ़िया से स्टैंडिंग वेव बनेगा. अब देखो बालक, देखते जाओ. मेरे पास y1 दे रखा है, a1 साइन, a1 नहीं लिखना है मुझे, a लिखना है बस, a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 है a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ठीक है. तो वाई आर क्या हुआ? वाई आर हुआ y1 प्लस y2. ये हो गया. अब तुम जब इसको ऐड करोगे तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है बच्चों? 2a साइन ए प्लस बी बाई टू. तो ये हो गया के एक्स प्लस डेल्टा बाई टू. कॉज ए माइनस बी बाई टू, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई टू. ठीक. ये आ गया तुम्हारा वाई आर. किसी को इसमें कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो प्लीज. सर ये लास्ट स्टेप समझाइए ना कैसे आया. क्यों समझाऊं? साइन ए प्लस बी का तेरे को फॉर्मूला नहीं पता साक्षी? साइन ए ओके प्लस सर. साइन बी का, रुक जा, रुक रुक. अब पूछा है तो ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी बता देता हूं मैं. देख सुन सीख ले. पर ये होता है बेटा साइन ए प्लस बी बाई टू, और ये होता है कॉज ए माइनस बी बाई टू. ठीक है साक्षी जी. यस सर. अब देखिए साइन ए प्लस बी, ए क्या है? के एक्स माइनस ओमेगा टी है. बी क्या है? के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा है. तो ये हो गया 2kx प्लस डेल्टा बाई टू. क्लियर है बेटा? यस सर. अब कॉज ए माइनस बी करेगी तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा टी माइनस डेल्टा. तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. ये 10th में पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. तो यहां पर इसीलिए ये सब हो गया 2 ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई टू, ऐसा. तो सॉल्व करेगी तो ये आएगा. ठीक है. यस और सर. और कोई, और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? चलो यहां तक सबको समझ आ गया है ना. अब अपन क्या करते हैं ना, एक बात बताओ, अगर इस x की वैल्यू को मैं फिक्स कर दूं फॉर अ गिवन x. साक्षी चल तूने मुझसे एक सवाल पूछा तो मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं. x किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? यस सर. x किसको रिप्रेजेंट करता है? सर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. डिस्प्लेसमेंट को ना. हम्म. डिस्प्लेसमेंट को करता है तो y किसको करता है? नालायक. हाँ सर वाई डिस्प्लेसमेंट को और x करता को है. क्या करता है फिर? अ, बोलो बोलो. ये देखो इसीलिए नहीं पढ़ाता हूं मैं, पता है मेरा ना, बिल्कुल तुम लोग एंथू खत्म कर देते हो. साले लिखवाया तुमको एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सर. पोजीशन ऑफ पार्टिकल को. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम. इसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो ये सब कोई ध्यान रखेंगे भाई. तो मैं यही लिखने जा रहा था कि यहां पर फॉर अ गिवन एक्स, मतलब फॉर अ गिवन पोजिशन, ये जो हमारा टर्म है 2a साइन के एक्स प्लस डेल्टा बाई टू,
इज कांस्टेंट, यस और नो? अगर x की वैल्यू फिक्स हो गई, मान लो x की वैल्यू x1 हो गई, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको हम लिख लेते हैं, तो वी कैन राइट वाई आर एज ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2। और ए आर क्या है? ए आर इज दिस टर्म 2a sin kx plus delta by 2 is our AR. AR is the resultant amplitude of these two superposing waves. ठीक, बोलो भाई, कोई ओहो, चलो समझ आया नहीं आया सबको? Yes, sir. हेलो, हाँ, अब यहां से चलते हैं थोड़ा और आगे। एक बात बताओ, तुमको ये जो वाई आर को देख के क्या समझ आया? इस वाई आर को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? वाई आर को देख के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा ए आर है, ये जो टर्म है पूरा, दिस इज अ साइनोसॉइडल फंक्शन, यस और नो? वाई आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाई आर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का स्टैंडिंग वेव्स के केस में, एवरी पार्टिकल विल हैव अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस और नो? एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है ये? एसएचएम पढ़ाया था मैंने तुम्हें अभी थोड़े दिन पहले, उसमें क्या होता था? ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा साइनोसॉइडल फंक्शन होना चाहिए। तो by looking at YR, what we can say is every particle undergoes simple harmonic motion when it is subjected to a standing wave. Right? Any doubts in this? हेलो हेलो हेलो, No, sir. ठीक है। तो बच्चों, अब तुमको वाई आर मिल गया है ए आर कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स की। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स की। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। देखिए, उसके पहले ना मुझे 1 मिनट दो, बस मैं जरा इसको छोटा वोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको हटा दो। देखिए, हमारे पास ये स्ट्रिंग है और ये अपने दोनों एंड्स पे ये फिक्स कर रखा है हमने इसको। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू ऑफ द स्ट्रिंग। x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू ये l है। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर कि बाउंड्री कंडीशंस देखो, एट x इज इक्वल टू 0 एट एनी टाइम t,
is equal to t, what happens to yr? Displacement of the particle located at x is equal to 0 is 0, right? तो अब yr को अगर 0 करना है बच्चों, तो yr क्या है? ar cos ओमेगा t प्लस डेल्टा बाई 2 है। तो या तो cos ओमेगा t प्लस डेल्टा बाई 2 0 होगा या ar 0 होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज 0 हो सकती ना हमेशा। तो cos ओमेगा t प्लस डेल्टा बाई 2 तो हमेशा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज कर सकता है। पर बचा कौन? ar बचा। तो यहां से हमको समझ आता है कि ar शुड बी इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये मिला हमको ar विच इज इक्वल टू 2a साइन k इंटू 0 प्लस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और इट इज 2a साइन डेल्टा बाई 2 इज 0। यहां से हमको मिलेगा डेल्टा की वैल्यू 0। ये किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो बताओ, ये सबको समझ आया है कि नहीं? अरे समझ आया नहीं ये तो बोल दो। Yes, sir. क्या बे तुम लोग को इतना कष्ट Yes, होता है sir. क्या यस लिखने में? वहां पर चैट में ही लिख दो यस, तो अगली बार से पूछना ही बंद कर दूंगा मैं तुम्हें, नहीं तो। देखो अब आगे देखो। अब ये तो एक बाउंड्री कंडीशन से हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली। अब देखो बच्चों दूसरी बाउंड्री कंडीशन से, एट एक्स इज इक्वल टू एल एट एनी टाइम टी, फिर से वही चलेगा। अगेन वाई आर इज 0, और वाई आर 0 है, इसका मतलब सिर्फ ए आर 0 हो सकता है, क्योंकि कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा बाई 2 0 नहीं हो सकता। तो यहां से आया हमारे पास 2a साइन के एल। अब x की जगह क्या लिखूंगा? l प्लस डेल्टा तो 0 हो चुका है हमारा, उसको हटा दो, के एल इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिला बच्चों के एल की वैल्यू आएगी n पाई के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो लेंथ इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 सिंस k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये लेंथ मिल गया हमको। ठीक है, तो लेंथ जब हमें n लैम्डा बाई 2 मिला है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एन वी बाई 12। क्यों हो जाएगी? सिंस लैम्डा इज v बाई एफ, वेयर v इज वेव स्पीड। ठीक है, और n कहां से वैरी कर रहा है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। पर n को मैं 0 नहीं लिख सकता, n को 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि लेंथ को 0 नहीं कर सकता मैं। स्ट्रिंग की लेंथ नहीं होगी तो वेव कहां बनाओगे? That's why I cannot make n as 0. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now comes for n is equal to 1. Length L is lambda by 2 and frequency f is v by 2L. तो ये आया तुम्हारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और या फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी ओवरटोन नहीं है ये, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों यहां पर ये स्ट्रिंग का डायग्राम कैसा दिखाई देगा? देखिए, जो नोड किसको बोलते हैं? नोड उसको बोलते हैं जो मूव नहीं करता है अपनी प्लेस से। तो ये नोड हो गया और ये नोड हो गया। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों लैम्डा बाई 2। कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2। आप यहां अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा है कि लेंथ भी तो लैम्डा बाई 2 के बराबर है। इसका मतलब देयर कैन नॉट बी एनी मोर नोड्स इन बिटवीन दीज टू नोड्स, क्योंकि अगर यहाँ नोड आएगा
तो ये लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, जो कि दोनों को ऐड करके हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो इसलिए कोई और नोड नहीं आ सकता है, पर इनके बीच में एक एंटी नोड जरूर आएगा। एंटी नोड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये ऐसा दिखाई देगा। बोलो भाई बच्चों, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू l। ठीक, आप लोग एक काम करिए, फॉर n इज इक्वल टू 2 लिखिए। चलो मैं तुम्हें ये तो लिख देता हूँ, डायग्राम तुम बनाओगे। ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2 इंटू 2 और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2v/2l। इसका नाम है या तो फर्स्ट ओवरटोन है ये, या इसका नाम है सेकंड इंटीग्रल मल्टीपल है। सेकंड इंटीग्रल मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इसलिए इट इज सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, आप लोग सब इसको ध्यान से देखिए और इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर मुझे बताइए। मैं आपको 3-4 मिनट का समय दे रहा हूं ये सब करने के लिए। वी विल मीट एट 11:52। 4 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, करो। बच्चों लिख लिया? समझ आया नहीं आया? Yes, sir. तो इसको ड्रॉ किया कि नहीं आप लोगों ने, ये बताइए पहले तो। सर ट्राई किया है। ट्राई किया है? हम्म। अच्छा, चलो देखो ड्रॉ कैसे किया होगा तुमने। तो ये है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो स्ट्रिंग है वो ऐसी होगी बेटा, और ये आ गया इधर। ठीक, फिर ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू l है। ये तो नोड ही रहेगा ना, ये तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। नोड है और ये भी नोड है। अब ये भी एक आया जो नोड होगा, क्योंकि यहाँ 2 लैम्डा बाई 2 है। देखो, तो दो कॉन्जिक्यूटिव लैम्डा बाई 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो 2 लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पर 3 नोड होंगे, और हर एक नोड के, हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होता है। तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग अब इसको जब ड्रॉ करिएगा तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, ये ऐसे दिखाई देगा। तो तुम लोग ना एक काम इसमें और थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। चेंज क्या है पता है? ये यहाँ पर ये स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल नहीं रहेगा, ये भी हटा सकते हो ऐसे। ये ऑल्टरनेट सॉलिड लाइंस और डॉटेड लाइंस दिखाना होता है तुम्हें, क्योंकि एक ही पार्टिकल है ना। ठीक, तो दिस वाज फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चों आज मैं ना यहीं पे खत्म कर रहा हूं इसको। दिस वाज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। ठीक, तो ये था, फिर ये था हमारे पास, ये देखा था। तो ये इसका यूज किया है आज हमने। ठीक है, एंटी नोड का क्या होता है बाकी कल सीखेंगे। अब कल हमारा इसका लास्ट आर्टिकल होगा ट्रांसवर्स वेव्स का, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है बेटा तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर खत्म कर रहा हूं मैं इसको। इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग। चलो कोई बात नहीं। तो n इज इक्वल टू, देखो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है, तो ये ऐसा बनेगा। बीच में और कोई नोड या एंटी नोड नहीं आ सकता है। ठीक है भाई, तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो
ये हाफ लूप बन के आएगा। एनी डाउट्स इन दिस? अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आया तुम्हारे पास फॉर n इज इक्वल टू 1, लेंथ L is 3 lambda by 4 and frequency f is 3v by 4l, right? So this is first overtone and this is third harmonic, ठीक। तो देखो क्या क्या होगा यहाँ पर। एक नोड है, देखो अब यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 4 है, तो ये नोड हो गया, एक नोड ये हो जाएगा, और यहाँ पर एंटी नोड, और इस एंड पे, ये वाले एंड पे तो एंटी नोड बनता ही है, ये तो पता है हमको, फ्री एंड पे एंटी नोड बनता है। तो ये ऐसा दिखाई देगा हमको, ठीक है। जब बनाने जाइएगा आप लोग इसको, तो ये दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। इस टाइप से दिखाई देगा बेटा, ये क्लियर है सबको? आप लोग एक काम करके बताइए मुझे, फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करके बताइए क्या लेंथ होगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सा ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक, और ये कैसा दिखाई देगा। आई एम गिविंग यू 3 minutes टू डू इट, प्लीज डू इट क्विकली। ओके, गुड। आइए देखते हैं। मैंने तुमसे बोला था n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ करना है ना। देखो ये सब आता है, इसलिए ध्यान से सीख लो, ये करते जाओ अभी साथ के साथ। ये नोड है और ये एंटी नोड है, ये हमको पक्का पता है, ठीक है। उससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं हमको अभी। अब क्या था वहां पर, n प्लस 1/2 टाइम्स v बाई 12, ये फ्रीक्वेंसी थी, और लैम्डा क्या था, लेंथ वाज n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा बाई 2। तो बेटा n3 के लिए लेंथ हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4, नहीं नहीं सॉरी, 7 लैम्डा बाई 4, ठीक। 7 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, नहीं 4 लैम्डा है ना, हाँ। तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस 3 लैम्डा बाई 4, इतना ही हुआ कि नहीं हुआ यार? इसको और एक ब्रेक कर लोगे तो एक और लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, और प्लस लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7v बाई 4l। तो अब देखो 7v बाई 4l इज विच ओवरटोन। पहले तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या था, फर्स्ट ओवरटोन था, 2 पे क्या आएगा, सेकेंड ओवरटोन, 3 पे आएगा थर्ड ओवरटोन, तो ये हो गया थर्ड ओवरटोन, ठीक है। n इज इक्वल टू, सॉरी, कौन सा हार्मोनिक हुआ, तो देखो सेवेंथ इंटीग्रल मल्टीपल है ये। कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल है, सेवेंथ इंटीग्रल मल्टीपल है, इसलिए ये हुआ सेवेंथ हार्मोनिक, ठीक। तो यहां तक तो क्लैरिटी है। ये हार्मोनिक समझ आया कि नहीं बेटा? ओनली द ऑड फ्रीक्वेंसीज आर ऑड, ऑड फ्रीक्वेंसीज आर हार्मोनिक, हाँ। यहां पर in a string fixed at one end, in a string fixed at one end, only the odd multiples of the fundamental frequency are harmonics, ठीक है।
तो यहां पर आइए देखते हैं अब कितने लैम्डा बाई 2 चाहिए बेटा हमको, 3 लैम्डा बाई 2 चाहिए है ना। तो 3 लैम्डा बाई 2 चाहिए, तो 1 2 और ये 3, अगर ऐसे बनाओगे तो इसको थोड़ा इज्जत से बना लो। देखो ये 1, ये 2 और ये 3। देखो ये 3 लैम्डा बाई 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है सबको? Yes. ये नोड हो गया है ना, ये नोड हो गया और ये भी नोड हो गया है। तो दीज आर 3 नोड्स, और एक तो पहले से है ही है। और अब एंटी नोड कहाँ कहाँ आएगा, तो एंटी नोड थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये रेड डॉट्स जो है ये एंटी नोड्स होंगे, ठीक है। ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, और ये तो है ही एंटी नोड। तो अब इसको ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ करोगे तो देखो कितने लूप्स बनेंगे, 1 2 3 और ये आधा। ऐसे यहां से 1 2 3 और ये आधा। क्लियर? कितने लोगों का सही हुआ ये? ओके साक्षी, गुड। 1 2, 2 लोगों का सही हुआ है बस। कोई- चलो कोई बात नहीं। तो ये सब तुमको समझ में आया होगा। इसी के साथ देखो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म करता हूं मैं, ठीक है। बट आओ कुछ काम करते हैं इस पे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो ये 57th क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है भाई? हाँ सर। चलो एक बार पढ़ो सवाल को थोड़ा सा, है ना, फिर अपन कुछ करते हैं काम। चलो पढ़ लिया सबने ये? हेलो? अरे यार बच्चों, हाँ ना बोला करो यार, तुम लोग यार किस टाइप के बच्चे हो बे? कैसे तुम लोगों के साथ मास्टरों ने पढ़ा लिया 2-2 साल? एटलीस्ट राइट इन द चैट विंडो यस डन, कुछ लिखो। पता कैसे चलेगा? अपने बोलो, अपने सीख लो ऐसा। चलो देखो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये कहता है कि हैवी स्ट्रिंग, तो मतलब ये हैवी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये ब्लू कलर से जो बनाया मैंने ये हैवी स्ट्रिंग है। हैवी का मतलब हुआ कि इसी पे हमें सब कुछ देखना है, म्यू इसी का दिया हुआ है। तो वेव स्ट्रिंग फिक्स्ड एट, अभी ये कैसा दिखाई दे रहा है, इस हैवी मास से ये टाइड अप है, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है। और दूसरी तरफ ये कौन सी स्ट्रिंग है, लाइट थ्रेड है ये। तो ये दूसरा वाला जो है ये लाइट थ्रेड है जिससे पुली अटैच्ड है। तो लाइट थ्रेड के होने का ये मतलब है बेटा कि ये, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ टेंशन प्रोपोगेट करवाने के लिए है ये इस पूरे क्वेश्चन में। तो ओनली दिस ब्लू कलर स्ट्रिंग इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, द थ्रेड गोज ओवर अ फिक्स्ड पुली एंड सपोर्ट्स अ वेट टू प्रोड्यूस अ टेंशन। तो देखो मैंने बोला था ना, टेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए बस है ये। कहता है द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी विथ विच द हेवी स्ट्रिंग रेजोनेट्स इज 120 हर्ट्ज। So now which type of string is this? This is a string fixed at, a string fixed at one end, right? ये है ये भी। तो इसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, V/4L होती है। तो वो कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ पर दी हुई है 120 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये हमको एक डेटा मिल गया। अब कहता है इफ द मूवेबल सपोर्ट इज पुश्ड टू द राइट बाय 10 सेंटीमीटर सो दैट द जॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द पुली। तो जैसे ही ये ब्लू कलर का, जैसे ही ये ब्लू कलर का यहां पर आ गया और ये आगे आ जाएगा थोड़ा सा, तो अब ये जो रस्सी है ना, पुली के ऊपर जो पार्ट है उसका, और जो इस उससे कनेक्टेड है, किससे, इस पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये आगे आ गया, इसको ब्लैक कर लो, ये आगे आ गया है, ठीक है। और ठीक,
और ये जो रस्सी है वो ये हो गई ऐसे, ठीक है। तो नाउ दिस स्ट्रिंग कैन नॉट, अब ये दोनों एंड पे फिक्स हो गई, यहां पर भी और यहां पर भी, वो पुली छोड़ के नहीं ऑसिलेट कर सकती है ना। तो नाउ इट इज बिहेविंग एज स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। तो बोलता है व्हाट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द हेवी स्ट्रिंग कैन रेजोनेट। सो नाउ इट इज अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारे पास F इज इक्वल टू V/2L। तो V/4L कितना है बेटा, 120 है, तो V/2L क्या होगा, 240 हर्ट्ज होगा। यही आंसर है इसका। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? चलो, हर्षल, साक्षी को समझ में आया, वेदश्री को भी समझ में आया है। एक बार इसको देख लो सब लोग, ठीक है, गुड। थैंक यू तस्नीम, तनुश्री, थैंक यू। चलो गुड, समझ आ रहा है सबको, है ना। अब आ जाओ, अब दूसरा कुछ करते हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, है ना। आप लोग ये 56 क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखिए एक बार। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस 56 क्वेश्चन। हो गया भाई? बेटा हुआ नहीं हुआ सबका? हेलो, चलो आओ देखते हैं इसको। देखो इसमें क्या क्या करना है। अ 2 मीटर लॉन्ग रोप, तो लेंथ दे रखी है 2 मीटर की इसमें। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, साक्षी हुआ कि नहीं हुआ बेटा ये? Sir, fundamental frequency तक I found out after अच्छा, that. चलो देखते हैं। म्यू की वैल्यू निकाल लो पहले। तो इसमें म्यू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 40 इंटू 10⁻³ ठीक है। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 इंटू 10⁻²। यह आएगा kg पर मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी √T/μ। टी क्या हो गया, 256 हो गया। ये हो गया 4 इंटू 10⁻², कर लो ऊपर 16, 4 6 और 4 4 तो ये आ गया 8 इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज 80 मीटर्स पर सेकेंड इज स्पीड। यहां तक शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अब बोलता है फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड फर्स्ट 2 ओवरटोन्स। फिक्स्ड एट वन एंड लिखा है, तो फिक्स्ड एट वन एंड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, F0 लिख लेते हैं उसको, V/4L होती है, ठीक। तो V है 80/4 इंटू लेंथ 2, तो ये हो गया 10 हर्ट्ज, ठीक। अब बोलता है पहला ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन को F1 लिख लेते हैं, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। सो 30 हर्ट्ज हो गया। और अगला ओवरटोन क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑड मल्टीपल्स होते हैं ना, तो 50 हर्ट्ज। खत्म हो गया ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या आएगा, फाइंड द वेवलेंथ इन द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स। तो लैम्डा बोलता है। तो देखो लेंथ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, लेंथ क्या होता है, लेंथ होता है n+1/2 टाइम्स λ/2, ठीक। तो बोलता है फंडामेंटल में क्या होता है, n की वैल्यू 0 होती है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, 4L हो जाएगा। L कितना था, 2 था, तो 4L क्या हो गया, 8 मीटर हो गया। ये फंडामेंटल में है। अगले उसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट 2 ओवरटोन्स। तो ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन में 3 λ/4, राइट। तो लेंथ L इज 3 λ/4 और लैम्डा इज 4L/3। ये फर्स्ट ओवरटोन में है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, λ2, सेकेंड ओवरटोन में क्या हो जाएगा, 4L/5, ठीक। तो ये हो गया 4 इंटू 2/3 और इट इज 8/3, और दिस इज 4 इंटू 2/5 और इट इज 8/5। I hope this is clear to all of you. Please say yes or no.
ओके गुड शुभम, चलो बहुत बढ़िया। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? आइए अब चलते हैं आगे यहां से। ओ सॉरी, आई स्टॉप शेयरिंग। आओ एक दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऐसे ही। चलो गुड, आओ देखते हैं। वेरी गुड साक्षी, एक ही लड़की पढ़ रही है इस क्लास में लगता है मुझे बार बार, बाकी भी कुछ कर लो। दो चार बच्चे ही हैं जो रेगुलरली काम करते रहते हैं। देखो अ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो लेंथ क्या दे रखा है बेटा? 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। दिस इज 40th क्वेश्चन। हाँ, फिर क्या आया? मास ऑफ 40 ग्राम्स इज अटैच टू अ ट्यूनिंग फोर्क, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई? मास पर यूनिट लेंथ हो गई। सो दिस इज 40 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1 मीटर्स, और दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज म्यू। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है v स्क्वायर इंटू म्यू। तो v दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, ठीक है। पर क्या क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 128 हर्ट्ज, और कितने लूप में वाइब्रेट कर रहा है? वाइब्रेटिंग इन 4 लूप्स। तो 1 2 3 4 है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? NV/12 होती है। और लेंथ क्या होता है? लेंथ होता है n λ/2, ठीक। और n चालू होता है 1 से। तो 1 जब होता है तो 1 लूप होता है, 2 होता है तो 2, 3 होता है तो 3 लूप्स, और 4 होता है तो 4 लूप्स। तो 4 लूप में 4 λ/2 आ गया ये, ठीक है भाई। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2L/4। लेंथ दे रखा है तुम्हें 1 मीटर, तो लेंथ 1 मीटर है तो ये हो गया 0.5 मीटर इज लैम्डा। Now you know frequency, you know lambda, right? What is V now? V is HF is equal to V by lambda. क्या होता है? Frequency into lambda will give velocity. V by lambda. V by lambda is frequency into wavelength. ये Yes, होता sir. है ना बेटा? हाँ या ना? Yes, हाँ sir. हाँ हाँ। तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू म्यू, खत्म हो गया। एफ क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पर 128 दे रखा है, तो 128 का स्क्वायर, लैम्डा क्या है? 0.5 का स्क्वायर, और म्यू क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है। ये आ गया टेंशन। क्लियर है सबको? इसको सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा तुम्हें, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज से यस और नो। Just go through it once. If you have any doubts, please ask. कल से हम लोग साउंड वेव्स चालू करेंगे, ठीक है? चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। Sir, हाँ बेटा, sir, I had asked you one question. Can you please explain that question? I didn't understand that question itself. किस टॉपिक से है साक्षी? वो SHM. The displacement of a particle in periodic motion is given as this. This displacement may be considered as the resultant superposition of n independent harmonic oscillations. Then n is साक्षी cos स्क्वायर थीटा को तुम उसमें लिख सकती हो क्या? cos के टर्म्स में, 2 थीटा के टर्म्स में, या sin 2 थीटा के टर्म्स में? Okay, sir. cos स्क्वायर थीटा को तुम cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकती हो, नहीं लिख सकती हो? कल मिलेंगे, ठीक है? बाय, टेक केयर। Thank you, sir.